बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू फिज़िक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह 1665 में सर आइज़ैक न्यूटन ने दुनिया को एक ग्रेविटी का कंसेप्ट दिया और एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा जो कहता था कि दो बॉडीज़ इस दुनिया के अंदर उनका ख्वाह कितना भी मैस है वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आज हम वीडियो को थोड़ी कवर करेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ स्फीयर। जी इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लाइक एक बॉडी को अगर मैं एक सर्टेन हाइट से नीचे फेंकता हूँ तो वो कितनी एक्सेलरेशन के साथ नीचे मूव करेगा, वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी वैल्यूज़ के अंदर वेरिएशंस आएंगी या नहीं आएंगी, ज़मीन की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी है, ये सारी बातों को हम एड्रेस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक लास्ट वीडियो से रिलेटेड मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है। चूँकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग हर दो बॉडीज़ आपस में एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रही हैं और मैंने ये भी देखा था पिछली वीडियो में कि वो दोनों न्यूटन्स के थर्ड लॉ को एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर सेब दरख्त से गिरता है और ज़मीन की तरफ जाता है तो क्वेश्चन यहाँ पे यही राइज होता था कि अगर सेब दरख्त से गिरता है और वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट होता है तो क्यों सेब ही ज़मीन को अपनी तरफ क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहा, ज़मीन सेब की तरफ ऊपर की तरफ क्यों नहीं उठ रही। ज़मीन भी एक बॉडी है, सेब भी एक बॉडी है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, फोर्सेस हैं भी इक्वल। तो सेब मुझे किसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरता हुआ नज़र आता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है ये। कोई भी चीज़ मैं ऊपर फेंकता हूँ या ऊपर से टूटती है तो वो नीचे ज़मीन की तरफ आती है, लेकिन ज़मीन इटसेल्फ क्यों नहीं ऊपर जाती। तो इस मिथ को आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वी टेक टू बॉडीज़ डैट अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है जी। एक मेरे पास स्मॉल बॉडी है जिसको मैंने एम नॉट के साथ मैस उसका रिप्रेजेंट कर लिया है और उसका बहुत कम वेट अबाउट 0.5 kg उसका मैस है। वाइल ऑन द अदर हैंड आई हैव अ अर्थ, इसको मैं कैपिटल एम ई के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका वेट मैस 6 × 10⁻⁻25 kg विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अब क्वेश्चन मेरा रिपीट करता हूँ, अगर बॉल को ज़मीन खींच रही है अपनी तरफ, बॉल ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो बॉल ज़मीन को क्यों नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही, ज़मीन ऊपर की तरफ क्यों नहीं मूव होती भी मुझे नज़र आती, हमेशा बॉल ही क्यों नीचे की तरफ मूव होगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो हमें यही बताता है सब कुछ। हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस करते हैं। एक तो सिंपल सा फार्मूला है, एक सिंपल सी अगर स्टूडेंट को समझाना हो तो जी चूँकि देखें फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, तो मैस ऑफ द बॉडी जिसकी ज़्यादा होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसका कम है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन इट्स अ जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन। हम जब कैलकुलेशन करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तो फार्मूला लगा दिया, फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू, स्मॉल बॉडी की, अर्थ का मैस और उन दोनों के दरमियान रेडियस। अब यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि मैंने सिर्फ रेडियस दो बॉडीज़ के दरमियान का डिस्टेंस लेना था, लेकिन मैंने सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ लिया। बॉडी टू अर्थ, वेयर इज अर्थ, अर्थ से बॉडी तक का जो डिस्टेंस था वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना इटसेल्फ बॉडी का रेडियस था। तो ये एक नॉट इनफ इम्पॉर्टेंट, इतनी ख़ास कोई ये लेंथ नहीं थी, तो मैं इसको कैलकुलेशंस के अंदर कंसिडर नहीं करूँगा। मैं इन दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस कंसिडर करूँगा विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। मैंने वैल्यूज़ पुट की, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, तो फोर्स मेरे पास आई 4.88 न्यूटन। दिस इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज़ एग्जिस्ट बिटवीन बॉल्स एंड अर्थ। बॉल ज़मीन को अपनी तरफ 4.88 न्यूटन फोर्स से खींच रही है और ज़मीन बॉल को अपनी तरफ 4.88 न्यूटन से खींच रही है। बट माई क्वेश्चन इज़ स्टिल देयर,
ज़मीन तो बॉल की तरफ आती हुई मुझे नज़र आती है, लेकिन ज़मीन बॉल की तरफ क्यों नहीं जाती? तो इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हम न्यूटन का सेकंड लॉ इस्तेमाल करेंगे, F इज़ इक्वल टू एम ए। हमें पता चलेगा कि कितनी एक्सेलरेशन से दोनों एक ही तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ फॉर ज़मीन केस एंड दिस इज़ फॉर बॉल केस। तो F इज़ इक्वल टू एम ए होता है, मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, तो 5 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द अर्थ डिवाइड कर दूंगा, सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो एक्सेलरेशन आएगी 0.833 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक इतनी स्मॉल वैल्यू है और ऊपर से -24, इसके आगे -24 टाइम्स ज़ीरो और लगाऊंगा तो उतनी एक एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन बॉडी की तरफ मूव कर रही है, तो विच इज़ अ वेरी स्मॉल वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ज़ीरो। दैट्स वाई हमें ज़मीन साकन नज़र आती है, ज़मीन के अंदर किसी भी बॉडी की तरफ एक्सेलरेशन नहीं नज़र आती। ऑन द अदर हैंड बॉल केस था, F इज़ इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ यूज़ किया, फोर्स 5 न्यूटन यूज़ की, मैस बॉल का 0.5 kg था, एक्सेलरेशन A सेपरेट की 5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो A इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज़ मतलब इनफ वैल्यू है, एक रीज़नेबल वैल्यू है जो मुझे बॉडी गिरती हुई जिस एक्सेलरेशन के साथ मूव करती हुई ज़मीन की तरफ महसूस होगी। तो इन्हीं रिज़ल्ट्स की बुनियाद पर हम कहते हैं, सिर्फ रिज़ल्ट्स की बुनियाद पे नहीं बल्कि डेली लाइफ में हम हज़ारों इस तरह की चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं कि ज़मीन ही अपनी तरफ हर चीज़ को खींचती है, क्योंकि ज़मीन का मास ज़्यादा है, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ ने, थर्ड लॉ ने तो हमें बताया था कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल। सो ये पीछे इस डेरिवेशन से हमें क्लैरिफाई हुआ कि एक्सेलरेशन स्मॉल बॉडी की अर्थ की तरफ ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द स्मॉल। देयर इज़ टू डिफरेंट मेथड्स टू गेट द वैल्यू ऑफ जी। बेसिक पर्पस तो हमारा, हमने स्मॉल जी की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए एक फार्मूला ड्राइव करना था, तो हमने अंजम्पशंस करनी है दो। एक परफेक्ट स्क्वायर है अर्थ हमारी, मतलब उसका रेडियस आप किसी भी जगह से कैलकुलेट करें और वो कैपिटल आर ही आएगा। और सेकंड अजम्पशन है हमारी, हमने अर्थ की ओवरऑल डेंसिटी को कांस्टेंट कंसिडर करना है, विच इज़ रो। एक बॉडी है स्मॉल बॉडी, वो लार्ज मैस के साथ अटैच है, मतलब उसके ऊपर रखी गई है। अजम्पशंस यही है कि इसका अर्थ का रेडियस यूनिफॉर्म है, यहाँ से भी यहाँ तक कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, क्योंकि मैं परफेक्ट स्फीयर कंसिडर कर रहा हूँ। और सेकेंडली इट्स अ कांस्टेंट डेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे पता है F इज़ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर ई स्क्वायर। द वेट फोर्स एक्टिंग, इस वेट की वजह से जो फोर्स लग रही है, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू एम नॉट जी। एम नॉट हेयर इज़ द स्मॉल डिस्टेंस। अब यहाँ पे इन दोनों फोर्सेस को मैं कंपेयर करता हूँ, तो एम जी इज़ इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम नॉट ओवर आर स्क्वायर। जी एम एम से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मेरे पास आ जाएगी कैपिटल जी विच इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम विच इज़ द मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर स्क्वायर विच इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे ये भी बात एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि जब मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखा तो मैंने आर स्क्वायर दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस लेने, सेंटर से डिस्टेंस लेने की बजाय सिर्फ अर्थ का रेडियस लिया। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इस बॉडी का अर्थ सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस बहुत स्मॉल था, विच इज़ इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। मैं सिर्फ अर्थ का रेडियस ही ओवरऑल दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस कंसिडर करूँगा। न्यूमेरिक वैल्यू की तरफ जाते हैं अगर हम जी की, तो जी का फार्मूला पीछे ड्राइव किया, कैपिटल जी एम ई ओवर आर स्क्वायर, जी की वैल्यू कैपिटल एम की और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट की, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन की, मैथमेटिकल स्टेप्स किए, तो एट द एंड मेरे पास जी की न्यूमेरिक वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। Here are some shocking results also. G doesn't depend on the mass of the object. ये मेरे पास ऊपर रिलेशन लिखा हुआ है, कहीं पे स्मॉल m नहीं मुझे नज़र आ रहा। G only depends on कैपिटल G, G only depends on
mass of the earth which both are constant quantities। तो यहाँ से मैं एक नतीजा निकालता हूँ कि आप कोई सी भी दो बॉडीज़ डिफरेंट मैसेस की, एक ईंट ले लें और एक किसी भी लाइट बॉडी कोई बॉल ले लें, किसी परिंदे का पंख वगैरह फीदर ले लें, उनको आप छत पे जाएं, ड्रॉप करें। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, आप देखेंगे कि पत्थर जल्दी आ गया है लेकिन फीदर जो है वो देर से आएगा। तो जो मैंने पीछे ये सारी स्टोरी सुनाई कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ द कांस्टेंट 9.8 और इट्स नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, तो फिर नीचे तो दोनों बॉडीज़ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आ रहे हैं, तो मसला कहाँ पे है? इट्स मीन यहाँ पे रोल प्ले करती है एयर रेजिस्टेंस। जब बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है डाउनवर्ड, तो एयर रेजिस्टेंस उसको ऊपर की तरफ उठा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन उनकी फोर्स को रिटार्ड कर रही है, अपोज कर रही है फ्रिक्शनल फोर्सेस, और वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी। तो फीदर के ऊपर ज़्यादा रेजिस्टेंस लग रही है, उसको देर से नीचे पहुंच रहा है वो। पत्थर पे कम रेजिस्टेंस लग रही है और वो ड्यू टू इट्स वेट जल्दी नीचे ज़मीन पे पहुंच जाता है। अगर मैं किसी तरीके के साथ एक आइसोलेटेड सिस्टम लेता हूँ, उसके अंदर मैं मैक्सिमम एक्सटेंड तक वैक्यूम क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं ऑब्ज़र्व करूँगा एक सर्टेन हाइट से अगर पत्थर और फीदर गिराए जाएंगे तो वो दोनों एट द सेम टाइम और सेम एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन तक पहुँचेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अपोजिंग फोर्सेस नहीं होंगी, मैंने वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है। आगे थोड़ी सी और हम अपनी डिस्कशन को अगर बढ़ाएं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की तो मैंने कैलकुलेट की, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बॉडी अगर गिरती है फ्रीली किसी भी सर्टेन हाइट से, तो उसकी वेलोसिटी के अंदर हर सेकंड बाद 9.8 इजाफा हो जाएगा, हर सेकंड बाद 9.8 इजाफा हो जाएगा, और इन जर्नल में कह दूंगा कि वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ नीचे गिर रही है एक्सेलरेशन। और इसी के ऑपोजिट अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ तो उसकी वेलोसिटी के अंदर हर सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड कमी हो जाएगी, हर सेकंड बाद 9.8 मीटर पर सेकंड कमी हो जाएगी, और वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, देन इट विल अगेन स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड। वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, मेरे माइंड में एक वैसे ही कंसेप्ट आया कि जी की वैल्यू को मून पे भी कैलकुलेट करते हैं, तो वही फार्मूला जी मून, एम कैपिटल स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है मून को, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम मास ऑफ द मून, और आर एम रेडियस ऑफ द मून। क्या आपने कभी सोचा है कि मास ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ द मून कितना है? अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर इन डिटेल वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ़िलहाल हम बस यही देख लेते हैं कि मास ऑफ अर्थ की न्यूमेरिक वैल्यू समथिंग 7.34 इंटू 10⁻22 kg, मतलब तकरीबन 100 गुना मून हल्का है हमारी अर्थ से। एक तरफ एक मून पड़ा हुआ है, और नहीं सॉरी, एक तरफ हमारी अर्थ, और इसके मैस को इक्वेट करने के लिए हमें दूसरी तरफ हमारे मून की तरह के 100 मून रखने पड़ेंगे, 100 चांद रखने पड़ेंगे, तो उनका वज़न हमारी ज़मीन के वज़न के बराबर होगा। और रेडियस ऑफ द मून इज़ अबाउट 1737.1 किलोमीटर, विच इज़ अबाउट 4 टाइम्स लेसर दैन द रेडियस ऑफ आवर अर्थ। फार्मूला, अर्थ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड का साइन ख़त्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगी, वैल्यूज़ को उलट देंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ये दो अजम्पशंस मैंने जो पहले बताई हैं कि मास ऑफ अर्थ इज़ 100 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, और रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून, सॉरी यहाँ पे एम नहीं, यहाँ पे रेडियस आएगा। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो मेरे पास कुछ इस तरह का एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, विच शोज़ डैट जी इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ जी ऑफ मून, कि जितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मुझे इस वक्त ज़मीन पे महसूस हो रही है, विच इज़ 9.8, उसका 6 गुना कम मुझे मून की सरफेस के ऊपर महसूस होगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून कैलकुलेट करने के लिए मैं इस 6 को इस जी के नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो ग्रेविटेशनल acceleration for moon is about 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और इसी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से जो समंदर के अंदर ऊंची ऊंची टाइड्स उठती हैं जब मून कंप्लीट होता है, लाइक 13वीं और 14वीं शब का 15वीं शब का जो मून होता है, तो लहर ऊंची रिलेटिवली ऊंची उठती हैं। फिर हम उनको एक सर्टेन हाइट पे कैच करके फिर उनसे एक वो टाइडल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते थे, विच इज़ अ सेपरेट टॉपिक, डिस्कशन लंबी हो जाएगी। तो जिस तरह हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ की कैलकुलेट की, उसी तरह हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ मून कैलकुलेट की, जो हमें पता चला कि 6 गुना कम है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ते हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ही सेड जी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले डिस्कस कर लिया हमने। इट्स मीन, इसका मतलब है व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली डाउन्स द अर्थ, एक बॉडी को मैं अगर फ्रीली नीचे की तरफ फेंकता हूँ, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट करके, और उसके ऊपर कोई भी रिटार्डिंग फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, तो क्या होगा? इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग इट्स मोशन। वो जिस तरह नीचे की तरफ मूव करेगी, हर सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी के अंदर 9.8 मीटर पर सेकेंड इजाफा हो जाएगा। सिमिलरली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब मैं उस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, ठीक है, उसकी वेलोसिटी के अंदर कमी आएगी। किस रेट के साथ? हर सेकंड में वो 9.8 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी लॉस करती जाएगी, एंड इवेंचुअली वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कंसेप्ट हमारे पास राइज होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि बॉडी जब नीचे मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी के अंदर पर सेकंड इजाफा होता जा रहा है। एक सर्टेन टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी के अंदर इजाफा नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फिर अर्थ सरफेस को अप्रोच करने तक मूव करेगी। वो जो एक कांस्टेंट टर्म होगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी वेलोसिटी की, जहाँ पे आके मज़ीद इजाफा रुक जाएगा उसकी वेलोसिटी के अंदर, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। इस पे हम इंशाल्लाह एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एस्केप वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आज का हमारा यही एम था कि हमने एक मिथ को सॉल्व करना है कि अगर ज़मीन हर चीज़ अपनी तरफ खींच रही है, तो हर चीज़ ज़मीन को क्यों नहीं अपनी तरफ खींच रही, उसको एड्रेस करने की कोशिश की। देन जो हमारा एक बेसिक पर्पस था, हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना था और उसको स्टडी करना था, तो कुछ उसको कवर करने की कोशिश की। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलते हैं कि किस तरह विद द हाइट और विद द डेप्थ इन अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशंस आती हैं। इन सब को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखें, और टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।